नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया है 3 दिसंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक करके बताएंगे। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर में सेना के एक्शन के बाद रो रहा है यूएन। जी हां, आतंकियों की रिहाई की मांग कर रहा यूएन। भारत ने लगाई जोरदार फटकार। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, G20 ट्राइका में सम्मेलन हुआ, भारत शामिल हुआ। भारत, बड़ी खबर निकल के आ रही है, G20 में डंका बजा। 2023 में शिखर सम्मेलन का आयोजन भी करेगा भारत के लिए। अच्छी खबर। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, बीएसएफ ने पाकिस्तान में पाकिस्तानी ड्रोन को किया तबाह। चौथी बड़ी अपडेट, भारत से वार्ता के लिए गिड़गिड़ाया चाइना। बड़ी खबर निकल के आ रही है, कमांडर स्तर की होगी बातचीत फिर से। तो पांचवी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, चिट्ठी पर विवाद, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने ब्रिटिश पीएम को बता दिया जोकर। जी हां, ये बड़ी खबर। तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे, जहां पर तालिबानी और ईरानी भिड़ चुके हैं। जी हां, तालिबानी लड़ाके और ईरानी सैनिकों में हुई है हिंसक झड़प। बड़ी खबर निकल के आ रही है, ईरानी सैनिक और तालिबानियों में सीमा विवाद शुरू। तो एक एक करके दोस्तों विस्तार से बताएंगे। ओमिक्रॉन की हो गई है भारत में एंट्री। बेंगलुरु में मिले हैं केसेस। देश भर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। काफी खतरनाक स्पीड से फैल रहा है। दोनों वैक्सीन लगाए लोगों में भी निकल रहा है। तो दोस्तों, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी चेतावनी। और यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा को लेकर भी अच्छी खबर आई है। तो एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यूएन ने की है कश्मीरी आतंकियों की रिहाई की मांग। भारत ने लगाई ताबड़तोड़ फटकार। भारत ने इस गुरुवार को कश्मीर के खुर्रम परवेज के आतंकवाद के आरोप में हुई गिरफ्तारी को लेकर संयुक्त राष्ट्र के बयान पर जवाब दिया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने खुर्रम की गिरफ्तारी पर चिंता जताते हुए उनकी रिहाई की मांग की थी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए एक बयान में कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के प्रवक्ता का बयान आधारहीन है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इस बयान से पता चलता है कि भारत सीमा पार के आतंकवाद का किस तरीके से सामना कर रहा है, और उससे हमारे लोगों का मानवाधिकार जिस तरीके प्रभावित हो रहा है, उनका उन्हें अंदाजा भी नहीं है। बयान में खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी को जायज ठहराते हुए आगे कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के कानून और यूएपीए को हमारी संसद ने भारत की संप्रभुता और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाया है। बयान में जिस गिरफ्तारी की बात कही गई है वो भारत के कानून के तहत हुई है। संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त मानवाधिकार कार्यालय मानवाधिकार और आतंकवाद को लेकर अपनी समझ विकसित करें। इस तरीके से बड़ा फटकार दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी कौन है और मानवाधिकारों का वायलेशन किस जगह पे होता है, यूएन पहले इस समझ को डेवलप करे, उसके बाद बोले, स्टेटमेंट दे। तो ये बड़ी खबर निकल के आई और एक करारी फटकार भी भारत ने लगाई है यूएन को। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, पुलवामा जैसे हमले की साजिश रच रहे थे, मारे गए दोनों आतंकी। अब 40 किलो विस्फोटक भी बरामद। दोस्तों, बुधवार को कश्मीर में मारे गए 2 आतंकियों के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ कि दोनों पुलवामा हमले की तर्ज पर एक बड़े हमले को अंजाम देना चाहते थे। इसके लिए इन लोगों ने बाकायदा 40 किलोग्राम से ज़्यादा विस्फोटक भी इकट्ठा किए थे। साथ ही ये दोनों उस साजिश का हिस्सा भी थे जिनके तहत जम्मू कश्मीर में बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया गया। मारे गए दुर्दांत पाकिस्तानी आतंकवादी जिनका नाम फुरकान था, और पाकिस्तान ने इसे विशेष रूप से भारत भेजा था ताकि स्थानीय लोगों को बरगला कर ये साजिशों को अंजाम दिला सके। फुरकान अपने इस मंसूबे में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई। इसके अलावा यासीर अहमद पारे लश्कर का नाम जान ले, और जो कश्मीर स्थित खूंखार कमांडर फुरकान के इशारों पर पूरी तरीके से नाच रहा था। आपको बता दें, अपने लोगों को मार रहा था, और इसको लेकर ये खुलासा हुआ है। अब वो कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर विस्फोटक पदार्थ भी मिला है। अगली अपडेट लेते हैं। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, G20 ट्राइका में शामिल हुआ, भारत का बजट डंका। 2023 में शिखर सम्मेलन का करेगा आयोजन। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। भारत के लिए 1 दिसंबर का दिन बेहद खास रहा। भारत G20 ट्राइका में शामिल हो गया, जिसमें इंडोनेशिया, इटली और भारत शामिल हैं। दोस्तों, G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि वैश्विक समृद्धि आवश्यक है और हमारे आर्थिक अवसर और चुनौतियां आपस में जुड़ी हुई हैं। भविष्य की बेहतर तैयारियों के लिए G20 देश एक साथ आए हैं। इसके साथ ही अब भारत 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए भारत में इसका आयोजन करेगा। वहीं 22 का G20
का शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में होगा। G20 के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत ने महत्व के मुद्दों और दुनिया भर में सबसे कमज़ोर लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को इस मंच पर उठाया है। और तो दोस्तों, भारत अब 2023 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भी करेगा और जो कि भारत में ही होगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। तो दोस्तों, कमांडर स्तर की वार्ता के लिए गिड़गिड़ाया चाइना। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। 14वें दौर की बैठक 15 दिसंबर के बाद होगी। दरअसल आपको बता दें, भारत चाइना के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पे जारी गतिरोध को दूर करने के लिए रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले चाइना ने भारत के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है बातचीत का। हालांकि भारत ने इसको टाल दिया है और 15 दिसंबर के बाद समय दिया है। 15 दिसंबर के बाद कहा है कि वार्ता करेंगे, क्योंकि 15 दिसंबर तक भारतीय सेनाएं पूरी तरीके से अलर्ट हैं और अपने शेड्यूल में व्यस्त हैं। ऐसे में भारतीय सेनाएं जो है 15 दिसंबर के बाद चाइना से बातचीत के प्रस्ताव पे बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि इधर बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश में भी दौरा है। इधर बीच रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी भारत दौरा है। तो समेत कई बड़े संसद भी चल रही हैं, समेत कई मुद्दों पे खास करके सीमा अलर्ट हो लद्दाख में भी। ऐसे में अभी के लिए फिलहाल चाइना को टाल दिया गया, लेकिन चाइना जिस तरीके से बातचीत का प्रस्ताव दे रहा है, ऐसे में एक बात तो तय है कि चाइना को भी अब लगने लगा है कि भारत से पंगा लेना ठीक नहीं होगा। आने वाले समय में S-400 मिसाइल समेत भारत अपनी सेना क्षमताओं में बहुत बड़े अमूलचूल बदलाव कर रहा है। एक और अपडेट लेते हैं। पाकिस्तान ने जलवायु परिवर्तन पर जताई चिंता, कहा देश में सूखा, बाढ़ और हीट वेव की समस्या बढ़ी है। दोस्तों, पाकिस्तान की जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री जरताज गुल ने तेजी के साथ बदल रहे मौसम पर चिंता जाहिर की है। बुधवार को एक सभा के दौरान उन्होंने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों और पर्यावरण को तेजी के साथ दर्ज की जा रही गिरावट का मुकाबला करने के लिए ठोस प्रयासों की जरूरत है। यानी अब आतंकी देश पाकिस्तान को भी जलवायु परिवर्तन समस्या लग रही है। अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक उनके लिए समस्या कंगाली थी। कंगालियों के साथ साथ भारत सबसे बड़ी उनके लिए समस्या थी। प्रधानमंत्री मोदी उनके लिए प्राथमिकता समस्या थी, लेकिन अब उनको जलवायु परिवर्तन समस्या दिखी, ये अच्छी बात है। अगली एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, BSF ने पाकिस्तान की ओर से आ रहे ड्रोन पर किया बड़ा हमला, भगाया उसको। ड्रग्स के 4 पैकेट बरामद किए गए। दरअसल सीमा सुरक्षा बल BSF ने बुधवार को कहा है कि उनके सैनिकों ने अमृतसर सेक्टर में भारत पाकिस्तान सीमा पर एक ड्रोन पर हमला कर उसे वापस जाने पर मजबूर कर दिया है। BSF ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि उनके कर्मियों ने 30 नवंबर और 1 दिसंबर की मध्य रात्रि पाकिस्तान की ओर से भारतीय क्षेत्र में आ रहे ड्रोन की आवाज़ सुनकर उन पर हमला कर दिया। बयान में कहा गया कि सैनिकों ने ड्रोन के जरिए तस्करी की राष्ट्र विरोधी तत्वों को साजिश को भांपकर से नाकाम करने के लिए उसी दिशा में जवाबी हमला किया जहां से ड्रोन की आवाज़ आ रही थी। बयान के अनुसार सैनिकों ने 10 सेकंड बाद फिर से पाकिस्तानी क्षेत्र की ओर जाते संदिग्ध ड्रोन की आवाज़ सुनी। तत्काल इलाके को घेर कर पुलिस को सूचित किया गया। सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, सीमा पर आपको बता दें BSF तैनात है। पाकिस्तान की किसी भी नापाक हरकत का करारा जवाब दिया जा रहा है। एक और अपडेट, ईरान के सैनिकों और तालिबान इलाकों के बीच बॉर्डर पर हुई हिंसक झड़प। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, तालिबान राज आने के बाद बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो ये है कि अब ईरानी सैनिकों और तालिबानियों के बीच टकराहट जो है वो बढ़ती जा रही है। इस बीच बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पे आपको बता दें ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर, ईरान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर बड़ी टकराहट देखने को मिली है, जहां पर तालिबानी जो है वो ईरान की तरफ बढ़ रहे थे और इसके बाद से ईरानी सैनिकों ने जो तालिबानी जो ईरान की तरफ बढ़ रहे थे, ईरानी सैनिक देखते ही उन पर गोली चलाई। ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। एक दूसरे कई कुछ तालिबानी मारे गए हैं और कुछ सैनिक ईरानी सैनिक भी मारे गए हैं। लेकिन जिस तरीके से ईरानी सैनिकों और तालिबानियों में ये झड़प हुई है, ये दिखा रहा है कि किस तरीके से अब जो तालिबानी हैं और जो खास करके इंटेलिजेंस खुफिया रिपोर्ट्स अभी तक निकल के आ रही थी कि भाई तालिबान अगर अफगानिस्तान में कब्जा करेगा तो आसपास के देशों पर भी वो अपना प्रभाव और प्रभुत्व बढ़ेगा। वही चीज़ें ईरान से भी निकल के आने लगी है कि जो है तालिबान अब अपना दायरा बढ़ाकर ईरान की तरफ भी कूच कर रहा है। ऐसे में ईरानी सैनिकों में ये झड़प हुई और ईरानी सैनिकों ने उनको रोकने की कोशिश की। गोलीबारी हुई, 1-2 ईरानी सैनिक मारे गए हैं, 3-4-5 तालिबानी
लड़ाके भिड़े। तो दोस्तों, पाकिस्तान ग्वादर परियोजना के खिलाफ भड़क उठे जन विद्रोह, जी हां, चीन के लिए बढ़ा सिरदर्द। दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान के ग्वादर में चल रहा जन आंदोलन पाकिस्तान सरकार के साथ साथ चीन के लिए भी बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। गुरुवार को 18वां दिन था जब ग्वादर में हजारों लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। ये लोग पीने के साफ पानी और ट्रॉलर माफिया को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन कमान ग्वादर को हुकूक दो तहरीक नाम के संगठन में के हाथ में है। खबरों के मुताबिक विरोध प्रदर्शनों में ग्वादर के अलावा तुर्बत, पिशकान, जमरान, बुलेठा, ओरमान और पासनी के निवासियों ने भी भाग लिया है। दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है जब चाइना के इस ग्वादर पोर्ट पर पूरी तरीके से जन विद्रोही और बलूची जो है टूट पड़े हैं और इमरान खान के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। ऐसे मुसीबतें जो हैं वो पाकिस्तान और चाइना की बढ़ गई हैं क्योंकि CPEC जो है सीधी तरीके से प्रभावित हो रहा है बलूचियों के इस दहशत से। ग्वादर पोर्ट पर जिस तरीके से बलूची आक्रमण कर रहे हैं। एक और अपडेट आपको बता दें, यात्राओं पर प्रतिबंध, सीमाएं सील, फिर भी कोरोना के प्रभाव के बावजूद 2020 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास बढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण यात्राओं पर लगे प्रतिबंध और कई देशों की सीमाओं के बंद होने के बाद भी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास बढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र ने बुधवार को कहा है कि लाखों लोगों ने पिछले साल दूसरे देशों में प्रवास किया है। एक ताज़ा रिपोर्ट्स में UN इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने कहा है कि 2020 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या बढ़कर 281 मिलियन हो गई है, जो वैश्विक आबादी का 3.6% है, जबकि 2019 में 272 मिलियन प्रवासी थे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रवासियों की ये संख्या 1970 की तुलना में लगभग 200 मिलियन अधिक है। चिट्ठी पर विवाद, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने ब्रिटिश PM को जोकर कहा, फ्रांसीसी पत्रिका ने किया दावा। दोस्तों, दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक निजी बातचीत में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को जोकर के रूप में संदर्भित किया। फ्रांस की एक पत्रिका ली केनार्ड ने इस बात की पुष्टि की है। पत्रिका के अनुसार जॉनसन के द्वारा चिट्ठी भेजे जाने से नाराज मैक्रोन ने गुस्से में आकर ये बातें कही हैं। मैक्रोन ने यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के व्यवहार को अशिष्ट बताया है। ये प्रतिक्रिया तब आई है जब पिछले चुनाव में एक शरणार्थी नाव के डूबने के बारे में ये नेताओं के बीच फोन पर बात हुई थी। इसके बाद मैक्रोन ने जॉनसन के व्यवहार के बारे में शिकायत की। हालांकि इससे भी बड़ी वजह वह चिट्ठी बनी मानी जा रही है जो कि ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन के द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति को भेजी गई थी। हम चलते हैं एक और अपडेट। ड्रैगन का आदेश, पूरे चीन पर मंदारिन भाषा थोपने के लिए आक्रामक अभियान शुरू। दोस्तों, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार राष्ट्रीय भाषा मंदारिन पूरे देश पर पूरी तरीके से थोपने के लिए आक्रामक अभियान शुरू कर रहा है। इसका लक्ष्य 2025 तक चीन के 85% नागरिक मंदारिन का उपयोग करें। चीनी सरकार ने बुधवार को जारी आदेश में ये कहा है कि देश में आधुनिक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मंदारिन का उपयोग जरूरी है। इतना ही नहीं, 2035 तक 100% नागरिकों को मंदारिन भाषा बनाने का लक्ष्य भी तय किया गया है। नीति के कानून समर्थन दिया गया है। बुधवार को जारी नीतिगत दस्तावेज के मुताबिक लक्ष्य पाने के लिए कठोर पर्यवेक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि मंदारिन सभी सरकारी एजेंसियों की आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग किया जाए। हम चलते हैं एक और अपडेट। जिसका डर था वही हुआ, ओमिक्रॉन की भारत में एंट्री। बेंगलुरु में एक विदेशी समेत 2 ओमिक्रॉन संक्रमित मिले। मिराज विदेशी मरीज 27 नवंबर की रात आ गया था दुबई। दोस्तों, कोरोना के नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में पहुंच गया है। देश में इसके पहले 2 मरीज कर्नाटका में मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि कर दी है। इनमें एक 66 साल का विदेशी नागरिक है जो पिछले 2 साउथ अफ्रीका गया था दरअसल, जबकि दूसरा बेंगलुरु का 46 साल का हेल्थ वर्कर है। दोनों को पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। इसकी रिपोर्ट में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। NDTV की रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस विदेशी नागरिक की रिपोर्ट में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया था, बेंगलुरु म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जारी इस नागरिक की ट्रैवल रिपोर्ट में बताया गया है कि 20 नवंबर को बेंगलुरु पहुंचने पर वो पॉजिटिव पाया गया था। उसे होटल में क्वारंटीन करने के बाद उनके संपर्क में आए 240 लोगों को टेस्ट किया गया। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, यूक्रेन को लेकर आमने सामने आए रूस और पश्चिमी देश। पुतिन ने दी चेतावनी, नाटो से पूर्व की तरफ नहीं बढ़ने की गारंटी देने को कहा। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को कहा है कि उनका देश
नाटो से इस बात की गारंटी मांगेगा कि वो पूर्व की तरफ ना बढ़े। उन्होंने कहा है कि मॉस्को पश्चिमी देशों से कहेगा कि वो और अधिक विस्तार एवं रूस की सीमाओं के पास उसे हथियार तैनात करने से रोकने की कोशिश भी ना करे। यूक्रेन पर आक्रामक करने की मॉस्को की कथित योजना को लेकर यूक्रेन और पश्चिमी देशों की चिंताओं के बीच पुतिन का ये बयान आया है। रूसी राजनयिकों ने देश के पूर्व में अलगाववादी टकराव वाले क्षेत्रों के पास यूक्रेन के सैन्य तैनाती के बारे में चिंता जताई। पुतिन ने रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के एक कार्यक्रम में जोर देते हुए कहा है कि रूस अपनी सुरक्षा की ठोस विश्वसनीयता और टिकाऊ गारंटी मांगेगा। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पे बैठे बैठे राष्ट्रगान गाया है ममता बनर्जी ने। भाजपा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मुंबई दौरे पर रही टीएमसी चीफ ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल ममता का आरोप है कि उन्होंने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रगान का अपमान किया है। ममता पर यह आरोप है। अब मुंबई बीजेपी नेता ने कहा है कि वो ममता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। इस मामले में बीजेपी नेता ने पुलिस में शिकायत भी कर दी है। इस बीच बीजेपी नेता का आरोप है कि ममता ने बैठकर ही राष्ट्रगान गाया और पूरा किए बिना 2-4 लाइनें गाकर रोक दी। ममता बनर्जी बुधवार को मुंबई दौरे पे थी। इस बीच बीजेपी का पश्चिम बंगाल यूनिट ने भी राष्ट्रगान का अपमान करने का लेकर ममता पर निशाना साधा। बीजेपी बंगाल ने ट्वीट करके कहा है कि ममता बनर्जी पहले बैठी रही और फिर उठी और बीच में राष्ट्रगान गाना बंद कर दिया। एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों भाजपा के हुए मजिंदर सिंह सिरसा डीएसजीएमसी के पूर्व चीफ बोले, भाजपा में पंजाब में आएगी भाजपा, सिखों को उनके अधिकार मिलेंगे। दोस्तों दरअसल आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और अकाली दल के प्रवक्ता मजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को भाजपा का दामन थाम लिया है। उन्होंने कहा है कि सिखों के अधिकार दिलाने के लिए वो भाजपा से जुड़ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब की राजनीति में काफ़ी अहम बताते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब भाजपा में सरकार बनाएगी। भाजपा से जुड़ने के पीछे कारण बताते हुए सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि पिछले दिनों सिखों के अधिकारों के लिए उन्होंने कई बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। अफगानिस्तान में सिखों पर हो रहे जुल्म के मुद्दे पर भी उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में उन्होंने पाया कि सिखों के अधिकारों के लिए प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बेहद सकारात्मक और उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि सिखों को उनका अधिकार दिलाना ही उनकी ज़िंदगी का मकसद है, इसलिए उन्होंने भाजपा से जुड़ने का निर्णय लिया हुआ है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। सतर्कता बढ़ाई गई, आतंकी इनपुट को लेकर अयोध्या में अलर्ट, पुलिस बल ने भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था को परखा। तो दोस्तों आपको बता दें, लगातार आतंकी इनपुट जो हैं वो मिल रहे हैं। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण जो है वो हो रहा है। इसी बीच गुरुवार को खुफिया विभाग की रिपोर्ट आने के बाद गुरुवार को एसएसपी शैलेंद्र पांडे के नेतृत्व में राम मंदिर जन्मभूमि सहित पूरी अयोध्या में एटीएस सहित पुलिस बल ने भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था को भी जायजा लिया है। सबसे पहले राम जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था में लगे सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट रहने की हिदायत दे दी गई है। इसके बाद एटीएस की टीम ने हनुमानगढ़ी सहित रामकोट के क्षेत्र में पैदल भ्रमण कर लोगों को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, पंजाब की सियासत में बड़े उलटफेर की उम्मीद, जल्द ही जेपी नड्डा और अमित शाह से मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर, होने वाला है कुछ बड़ा धमाका। दोस्तों पंजाब की सियासत में जल्द ही बड़े सियासी उलटफेर के संकेत और कई बड़े चेहरे नए राजनीतिक मंच पर आ सकते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, पंजाब लोक कांग्रेस के मुखिया कैप्टन अमरिंदर सिंह शुक्रवार को दिल्ली रवाना होंगे। दिल्ली जाने के बाद शनिवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा अन्य बीजेपी नेताओं से मुलाकात हो सकती है। दिल्ली रवानगी से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने फार्म हाउस पर मीडिया को संबोधित भी किया है। तो ये बड़ी करेंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों आपको बता दें, चक्रवाती तूफान जावट से बनी स्थिति को लेकर पीएम मोदी ने की बैठक, आंध्र से उड़ीसा तक मौसम विभाग का अलर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में चक्रवाती तूफान जवाद को लेकर बनी स्थिति पर बैठक की अध्यक्षता की है। इसी बीच इससे पहले जवाद तूफान के चलते रनवे ने 95 ट्रेनों को रद्द किया, तो वहीं कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने बुधवार को बंगाल की खाड़ी में आसन्न चक्रवात से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की है।
जिसके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित करने की आशंका है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, राज्यसभा में पारित हुआ बांध सुरक्षा विधेयक 2019 संसद के शीतकालीन सत्र में चौथा दिन है। राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर गुरुवार को भी उच्च सदन में हंगामा हुआ। निलंबित सांसदों ने संसद के परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया। तो दोस्तों, लगातार इन लोगों का प्रदर्शन जारी है। इसी बीच बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पे कल सीमा बांध सुरक्षा विधेयक 2019 को पारित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच एक और अपडेट लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है बड़ा ऐलान। दोस्तों, स्कॉलरशिप सीएम योगी आदित्यनाथ छात्र छात्राओं को देंगे स्कॉलरशिप का सौगात। स्टूडेंट को फ़ायदा हुआ। SC/ST स्टूडेंट को स्कॉलरशिप, जी हाँ, अखिलेश ने रोकी थी, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने इसको पूरी तरीके से अप्रूवल दे दी है। SC/ST स्टूडेंट की स्कॉलरशिप देने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से